नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है? ट्रंप के 49 ब्रह्मास्त्र बेकार हो रहे हैं और खलीफा की शक्ति का राज इजराइल से लेकर अमेरिका तक नहीं ढूंढ पा रहा है। युद्ध की वो तमाम खबरें बताएंगे एक अपडेट्स के साथ। बुलेटिन की करने जा रहे हैं शुरुआत। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहुत बड़ा बयान दिया है। हमले के बाद सीजफायर का कोई मतलब नहीं है। एक बार फिर से युद्ध का दायरा बढ़ने जा रहा है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा, दुश्मन हमें हराने का सपना देख सकता है। और बीती रात ईरान पर हमले का सबसे नया वीडियो सामने आया है। अमेरिकी हमले का सबसे विध्वंसक वीडियो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। IRGC के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर इस बार अमेरिका ने हमला बोला है। पश्चिमी मीडिया ने इस वीडियो को जारी किया है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर चिल्लाते नजर आ रहे हैं, समझौते की बात, उसकी पेशकश, और पिछले 3 दिन में ईरान में वो हुआ जो बीते 60 दिनों में नहीं हुआ था। इस सीज फायर के ढोंग के बाद ये हमले बहुत कुछ कहानी बयान कर रहे हैं। और अमेरिका इजराइल को IRGC की चेतावनी, अमेरिकी बेसों पर भीषण हमला करेंगे। हर खतरे से मुकाबला करने के लिए IRGC तैयार है। ईरान पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुज्तबा के आदेश पर हमले का मुकाबला करेंगे IRGC। और ईरानी हमलों के बाद बहरीन में अलर्ट है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। बहरीन के गृह मंत्रालय ने इस बाबत बयान जारी किया है। हमलों के बाद बज रहे एयर रेड अलर्ट सायरन, और बहरीन के आसमान में कैसे मिसाइलें आपस में टकरा रही हैं, उसकी तस्वीरें और बैकग्राउंड में बजता एयर रेड अलर्ट सायरन आप सुन सकते हैं। और अगली बड़ी खबर कुवैत से, जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने हमला बोलकर बदला ले लिया है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से इस बार अटैक किया है। एयर डिफेंस ने ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है। टारगेट हिट करने से पहले इसको हवा में कैसे नष्ट किया गया, जरा वो तस्वीर भी देखिए। और 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिका ने ईरान पर भीषण प्रहार किया है। ईरान में 8 जगहों पर हमला कर दिया गया। अमेरिका ने केश्म द्वीप को टारगेट किया। यह हॉर्मुज का कंट्रोल पॉइंट कहा जाता है। तेहरान पर हमला हुआ है। यह ईरान की राजधानी है। सेना का कमांड और कंट्रोल सेंटर भी यहीं पर मौजूद है। बंदर अब्बास पर भी अमेरिका ने हमला बोला है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट है और उस पर भी हमला बोला गया है। इसके अलावा बुशर पर भी बीती रात अमेरिका ने हमला किया। बुशर में अमेरिका का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। मिनाब को भी अमेरिका सेना ने टारगेट किया है। मिनाब नेवी बेस है। सिरका पर भी हमला हुआ है। यह निगरानी और ट्रैकिंग केंद्र है। मेहर को भी अमेरिका ने दहलाया है। यह एक एयर ऑपरेशन और सप्लाई का बड़ा केंद्र है। गोरगान पर भी हमला हुआ है, जहां ईरान का मिसाइल और डिफेंस नेटवर्क सिस्टम मौजूद है। और अमेरिका से जंग पर ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को हमने मार भगाया। फारस की खाड़ी से भगाया F-16 फाइटर जेट। ईरानी एयर स्पेस में यह फाइटर जेट घुसने की कोशिश कर रहा था। IRGC ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट को भगाने का यह बड़ा दावा किया है। और ईरान पर हमलों को लेकर सेंटकॉम ने दावा किया है। मरीन कोर, नेवी और एयरफोर्स ने हमले किए। ईरान के अहम ठिकानों पर सटीक हमले किए। कमांडर इन चीफ के आदेश पर ईरान इन हमलों को दे रहा है उसका जवाब। और ईरान जवाबी हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और अमेरिका के हर हमले का जवाब भी दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका से जंग पर ईरान ने दावा कर दिया है। हॉर्मुज से जा रहे 2 अमेरिकी शिप को हमने निशाना बनाया है। मिसाइल
और ड्रोन से शिप पर अटैक किया गया है। नियमों का उल्लंघन कर रहे थे ये दोनों अमेरिकी जहाज, जिसको ईरान ने निशाना बनाया है। और पश्चिम एशिया में जंगी खेल शुरू हो गया है। इसमें ट्रंप का हर प्लान कैसे फेल हो रहा है, कुछ डिटेल्स एंड ग्राफिक्स आपके सामने। कहा यह जा रहा है कि अब जीत उसी की होगी जो दुश्मन की अगली चाल को पहले समझ लेगा। थ्योरी के मुताबिक अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ईरान ने डिकोड किया कि अमेरिकी सेना की जंगी रणनीति क्या है और हम उसको कैसे जवाब दें। अमेरिकी जेट्स कहां से आएंगे, इसका सटीक अनुमान ईरान के पास है। यूएस एयर डिफेंस को ट्रैप कर सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है और सबसे ज्यादा खतरे में अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। डिफेंस सिस्टम बदला, छोटे छोटे अलग नेटवर्क बनाए गए हैं। अमेरिका के अचानक हमले वाली ताकत का तोड़ फिलहाल ईरान ने निकाल लिया है। अमेरिकी पैटर्न समझने में रूसी मदद मिलने की बात भी इस युद्ध में कही जा रही है। ईरान की वॉर मशीन एक्टिव हो चुकी है और 2 दिन में ईरान ने अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर हॉर्मुज में गिरा दिया है। अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया गया है। 2 दिनों में 39 अमेरिकी ठिकानों पर ईरान अटैक करने का दावा कर रहा है। इससे पहले 40 दिन की जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ था, जिसमें 4 F-15 फाइटर जेट्स का भी नुकसान उसमें मौजूद था। एक और बड़ी खबर, ईरानी दावे को अमेरिका ने फिलहाल खारिज कर दिया है। हॉर्मुज में किसी शिप पर हमला नहीं हुआ, जबकि ईरान ये कह रहा है कि हमने 2 अमेरिकी शिप को मार गिराया। सेंटकॉम ने इस बाबत बयान जारी किया है। अमेरिकी युद्धपोत पर कोई अटैक ईरान के जरिए नहीं हुआ है। ईरानी मीडिया में अमेरिकी शिप पर हमले की झूठी खबर फैलाई जा रही है। और ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने क्या कुछ कहा है वो जान लीजिए। हमले के बाद ईरान अब सही बर्ताव करेगा, अब अमेरिका के साथ डील करेगा ईरान, ये लिंडसे ग्राहम को लगता है। अगर ईरान डील नहीं करता तो हम भीषण हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को कह रहे हैं और लिंडसे ग्राहम भी इस बात को दोहराते नजर आ रहे हैं। ईरान को पूरी तरह से तबाह करके ही हम रुकेंगे। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की चेतावनी साफ तौर पर देखने को मिली है। ईरान की पूरे इलाके को नरक बनाने की धमकी दी जा रही है और मुझ में हमले हुए तो हम नरक बना देंगे। IRGC कमांडर माजिद मोसावी की चेतावनी, अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और ईरान के बाद आपको POK लेकर चलना होगा, जहां से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता एक बार फिर से POK में देखने को मिली है। प्रदर्शनकारियों पर आर्मी ने सीधी फायरिंग कर दी है। रावलकोट में आर्मी के फायरिंग की खबर है। कम से कम आज भी 16 लोगों के मौत की खबर आ रही है। आम लोग जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं उसके सामने सीधी फायरिंग, AK-47 के जरिए रावलकोट में फायरिंग की खबर आ रही है। तो POK में पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता एक बार फिर से देखने को मिली है। जनरल आसिम मुनीर को जनरल डायर के किसी ने संबोधित किया जा रहा है। रावलकोट में आर्मी की फायरिंग और सीधे प्रदर्शनकारियों पर आर्मी ने बंदूक ताना। AK-47 से कई मिनट तक गोलीबारी करने का आरोप है और इसमें 16 आम नागरिक जो कि प्रदर्शनकारी थे उनके मौत की खबर आ रही है। ये 3 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर में महिला हो पुरुष हो कैसे नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको महिलाएं नजर आएंगी और तीसरी तस्वीर में एक बड़ा प्रदर्शन सड़कों पर निकलता नजर आ रहा है। और देखिए अमेरिकी जेट्स को लेकर यह अपडेट है कि अमेरिकी जेट्स के हैंगर पर ईरान ने अटैक बोल दिया है। 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। F-35, F-15, F-16 के हैंगर पर ईरान ने मिसाइल से अटैक किया है। जॉर्डन में अल अजरक एयर बेस को इस हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। और ईरान पर 49 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से हमला बोला गया है। राजधानी तेहरान के पास
अब तक अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। तेहरान से 64 किलोमीटर दूर तक अमेरिकी हमले की आवाजें देखी गई हैं, सुनी गई। और तेहरान के आसमान में उड़ा फाइटर जेट। ईरानी एयरफोर्स का ऑपरेशन। अमेरिकी हमलों के बाद यह फाइटर जेट उड़ता नजर आया। तेहरान निशाने पर है, लेकिन ईरान कहीं से भी गिव अप करने को तैयार नहीं है। अमेरिका पिछले 3-4 महीनों से लगातार यह चाह रहा है कि समझौते की टेबल पर घुटने के बल चढ़कर ईरान आए, लेकिन ईरान का तेवर यह बता रहा है कि अमेरिकी हमलों का उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यह मुज्तबा जिनपिंग और पुतिन की संधि है, और जंग में वॉशिंगटन को रोकने में क्या यह संधि सक्षम होगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। चीन का बैकअप ईरान को जारी है और ईरान ने पश्चिमी देशों का जीपीएस नकार दिया था। चीन के बाइडू नेविगेशन से अब ईरान को मदद मिल रही है। बाइडू 3 को जाम करना मुश्किल है। एआई के जरिए चीनी कंपनियां मिजार विजन ने मदद की है और सैटेलाइट इमेज का सटीक एआई विश्लेषण किया गया है। पैट्रियट सिस्टम को लोकेशन पता चलाने में मदद मिला है। वहीं यूएस विमान का सटीक लोकेशन भी इसके जरिए हासिल किया गया है। जंग की शुरुआत में ईरान सिर्फ 3% टारगेट को अचीव कर पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे चीन से इनपुट मिलना शुरू हुआ, ईरान की टारगेट हिट करने की क्षमता 27% तक पहुंच गई। रूस की मदद भी ईरान को लगातार जारी है। रूस पर मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करने का आरोप अमेरिका के द्वारा लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि रूस के इनपुट से एनर्जी ग्रिड पर मिसाइल हमले किए गए। रूस पर अमेरिकी मिलिट्री ठिकाने की डिटेल भी देने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। और ईरानी शहर करज पर भी भीषण हमले किए गए हैं। आधी रात के हमलों में बड़ा नुकसान पहुंचा है। मिसाइल हमलों से इमारतें थर्रा गई। ये तस्वीर देखिए किस तरह से रिहायशी इलाकों में ये मिसाइलें आकर गिरी हैं और इसका असर कई किलोमीटर तक देखा गया है। तो आधी रात करज में सुनी गई है भारी धमाकों की आवाज। दूर दूर तक सुनाई दी है ये आवाजें। नागरिकों की संपत्ति को इसमें भारी नुकसान भी पहुंचा है। ये तस्वीरें आप करज की सुन रहे हैं, जहां पर भारी धमाकों की आवाज। ये माना जा रहा है कि लगातार अमेरिका ईरान के इलाकों में इस तरह के हमले कर रहा है ताकि बातचीत की टेबल पर ईरान टोन डाउन करे, लेकिन ईरान हर अमेरिकी हमले का जवाब देता नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें करज के आपके सामने देखिए। करज में भारी धमाकों की आवाज सुनी गई है और मिसाइल से अटैक किया गया है। ममता बनर्जी और टीएमसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। ममता एक चुनाव हारी और पूरी पार्टी बिखरती नजर आ रही है। जो उनसे बगावत कर रहे थे, उनको जो शख्स गद्दार कह रहा था, आज की तारीख में वो भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आकर खड़ा हो गया है। टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी को आज खुली धमकी दी है। कल्याण बनर्जी ने साफ शब्दों में यह बात कहा है कि या तो वो अभिषेक बनर्जी को चुन लें या फिर मुझे, दोनों में से कोई एक ही टीएमसी में रह सकता है। अगर ममता बनर्जी अभिषेक को साथ रखेंगी तो मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। विधानसभा चुनाव में हार और टीएमसी में फूट के लिए कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को खुलकर जिम्मेदार ठहराया है। कल्याण बनर्जी का इस बाबत कहना है कि अभिषेक के व्यवहार की वजह से पार्टी का यह हाल हो गया है। देखिए, इन्होंने इतना एरोगेंट, किसी को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ, उसको रखो, इसको सराओ, उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है
हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो। उन्होंने आज बोल रहा है, हम तो 2022 में बोला। हम जब 2022 में बोला, एक आदमी मेरा पास खड़ा नहीं थे। पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बैनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है, अभी अभी उदयन गुह का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। और अगली खबर टीएमसी के एक और सांसद की बाबत। शत्रुघ्न सिन्हा की बगावत की खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने बगावत से इनकार कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह बात साफ कही है कि मैं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। तो शत्रुघ्न सिन्हा के बगावत की खबरें आ रही थी और यह कहा जा रहा था कि जो लोकसभा सांसदों का बागी ग्रुप है उसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी आने को तैयार है, सिर्फ हस्ताक्षर बाकी हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा की कुछ शर्तें हैं जो शर्तें शायद नहीं मानी गई और अब शत्रुघ्न सिन्हा ने बगावत से इनकार कर दिया है। और दिल्ली से कोलकाता तक तृणमूल कांग्रेस में टूट ही टूट नजर आ रही है। लोकसभा सांसदों की अगर बात करें, कुछ डिटेल्स है बिग बॉल पर लेकर आ रहे हैं आपको, जरा वो जानिए कितने सांसद कहां पर है, कौन टूट रहा है और आज की तारीख में ममता बनर्जी की पार्टी की स्थिति क्या है, जरा ये देख लीजिए। लोकसभा में टीएमसी के सांसदों की संख्या कितनी है? 28। टूट कितने चुके हैं, मतलब बागी कितने हो चुके हैं? 19 सांसद आज की तारीख में टीएमसी और ममता बनर्जी से नाराज नजर आ रहे हैं। ममता के साथ अब सिर्फ 8 लोकसभा सांसदों का साथ है और शत्रुघ्न सिन्हा बागी गुट में शर्तों के साथ थे, लेकिन थोड़ी देर पहले उन्होंने यह बात कहा है कि मैं ममता का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब लोकसभा के बाद राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में टीएमसी के पास कुल सांसदों की संख्या 13 थी। जरा वो प्लेट लगाइए राज्यसभा वाली, उसके बाद हम विधानसभा की स्थिति बताएंगे। लोकसभा को आपने देखा, अब मैं आपको राज्यसभा की स्थिति बताने जा रहा हूं। 13 सांसदों की बात वहां पर कही जा रही थी। ममता से नाराज कितने हैं? 3। और अब भी 10 राज्यसभा सांसद ममता बनर्जी जी के साथ हैं। लेकिन अब विधानसभा का हाल आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि विधानसभा में सबसे बड़ी टूट हुई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल विधायकों की संख्या 80 थी, जिसमें 58 ने अपना एक अलग गुट बना लिया है और इसको पश्चिम बंगाल के जो वहां की विधानसभा है उस गुट से मंजूरी भी मिल गई है। अब सिर्फ 20 से लेकर 22 विधायकों का साथ टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। टीएमसी के सांसद और विधायक एक एक करके ममता बनर्जी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि टीएमसी सांसद सायोनी घोष भी बागियों के साथ आ सकती हैं। जल्द ही इस बाबत सायोनी घोष ऐलान कर सकती हैं। सायोनी घोष दिल्ली से कोलकाता पहुंच चुकी हैं, उनके साथ सुष्मिता देव भी थी। वही सुष्मिता देव जो पहले कांग्रेस से टीएमसी में गई थी, टीएमसी ने राज्यसभा भेजा, अब वो राज्यसभा से इस्तीफा दे चुकी हैं और कोलकाता पहुंचने के बाद सायोनी घोष ने मीडिया से बातचीत भी नहीं की, मुंह छिपाए हुए, मास्क पहने हुए नजर आई हैं। लेकिन खबर है कि वो भी ममता बनर्जी से बगावत कर सकती है। अब आपको 2 तस्वीर देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर सायोनी घोष सुष्मिता देव के साथ नजर आई हैं और कोलकाता पहुंचने के बाद वो किस तरह से मीडिया के सवालों से बचती नजर आई, वो भी आपने देखा। और टीएमसी में मची टूट और कल्याण बनर्जी की नाराजगी पर टीवी9 ने टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको पहले वो सुनाते हैं। कल्याण बनर्जी ने भी अपना एक तरह से रुख साफ कर दिया है। उन्होंने केस भी छोड़ दिया और वो कह रहे हैं कि या तो अभिषेक रहेंगे पार्टी में या मैं रहूंगा। नहीं, वो तो देखिए भावुक आदमी है, फाइटर आदमी है, उनकी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने दीदी के ऊपर छोड़ दिया है। वह दीदी के साथ उस समय से हैं जब अच्छा वक्त नहीं था, बुरे वक्त में, सही वक्त में, अच्छे वक्त में सदैव रहे हैं। तो भावनाएं आ ही जाती हैं। लास्ट मिनट पर उनका केस है, उनको मना कर दिया गया, पहले बता देते तो बढ़िया था। इसको लेकर उनका ज़रूर गुस्सा निकला है, लेकिन मुझे मालूम है वो ऐसे व्यक्ति हैं कि कभी पार्टी को छोड़ेंगे नहीं और दीदी उनको मना लेगी, बात कर लेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? आपकी भी सिक्योरिटी सुना है हटा दी जाएगी। मेरी सिक्योरिटी हटा दी तो हटाने दो। अब वही डराने का है प्रयास। अब मेरे घर को आके बंगाल में तोड़ेंगे, दुर्गापुर में मेरा घर है, वहाँ शीशे तोड़ेंगे, वहाँ पर सब कुछ हरकत करेंगे, आग लगाएंगे। तो कर लगाएंगे तो लगाएंगे, देखेंगे जो क्या होगा।
कांग्रेस से क्या कोई ऑफर है, मर्जर की कोई बात है? कोई मर्जर नहीं होने वाला, अलायंस में लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस के साथ तृणमूल कोई कांग्रेस मर्जर का नहीं होगा। कोई कैसे मर्जर होगा? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये भी एजेंडा बीजेपी ने फीड किया मीडिया को, जो चला रही है। कोई मर्जर नहीं है। कुछ नेता ऐसे हैं जो बहुत अपफ्रंट होकर सामने आ रहे हैं, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा जी भी हैं। उन्होंने भी कहा है कि मैं दीदी के साथ मुसीबत के समय में खड़ा हूं, जैसे वो मेरे साथ खड़ी हैं। किस तरह से देखते हैं इस तरह के स्टैंड को? नहीं तो और किस तरीके से देखना है? जिस सिंबल पे लड़े, जिसके कारण से जीते, जिसके कारण से एमपी बने, आज उनके साथ गद्दारी करें, पीठ में खंजर भोंके, ऐसा तो नहीं है। मैं तो सत्ता सेनानी का बेटा हूँ। मैं गद्दारी नहीं कर सकता उस व्यक्ति के लिए जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया हो, और वो खुल के बोलता हूँ। मैं तो बीजेपी के लिए इतना काम किया। खबरों में आगे बात हरियाणा में सरेआम हुए इस मर्डर की, जिसकी चर्चा आज सुबह से है। हरियाणा का हिसार जिला, सुबह की शांत हवा और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सुबह 5:25 पर दो हमलावर स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर आते हैं। बाइक चला रहे युवक ने हेलमेट पहना हुआ था और पीछे वाले ने सफेद टोपी और मुंह को कपड़े से बांध रखा था। पीठ बैग पर लटका रखा है। वो जिम संचालक के पीछे एकदम करीब पहुंचता है। जिम संचालक लड़के लड़कियों को फव्वारा चौक पर बने जिम से कुछ दूर दुकान में बनी सीढ़ियों पर वार्म अप करवा रहा था। बाइक के पीछे बैठे शख्स ने बाइक से उतरते ही उस पर पिस्टल से बिना कुछ सोचे समझे लगातार दनादन फायरिंग करना शुरू कर दिया। जिम संचालक के सिर और पीठ और आसपास के नजदीक 1 दर्जन गोलियां मारने का शक है। वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है और एक गोली का छर्रा वार्म अप कर रही शिखा नाम की एक लड़की को भी जाकर लगा। वो चीखती हुई मौके से भाग गई। इसके बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर सभी लड़के जो वार्म अप कर रहे थे वो इधर उधर जान बचाने के लिए भागते नजर आए। इसके बाद लड़कों ने कपिल को संभाला और बाइक पर बिठाकर अस्पताल की तरफ भागे। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कैसे हमलावर 5 सेकंड में इस वारदात को अंजाम देकर भाग जाते हैं। इस दुस्साहसिक हत्याकांड में हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दिन दहाड़े और सरेआम झांसी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में आकर 10 गोलियां चला देना यह साबित करता है कि बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। अब वारदात के करीब 5 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें हैरी बॉक्सर ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। हैरी बॉक्सर ने क्या कुछ कहा है इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, पहले वो सुनिए। मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। भैया ये जो आज झांसी हरियाणा में जो मर्डर हुआ ना कपिल रेड का, रेड जिम संचालक का, इसकी जिम्मेवारी मैं हैरी बॉक्सर और आरडी धालीवाल, हरमन संधू और विक्रम किडान लेते हैं। भाइयों इसने शेखपुरा और ढाणीपुरिया में जो फायरिंग हुई थी ना, उसमें मैं साजिश करता था और इसने पूरा सहयोग किया था उन लड़कों का, इसलिए इसको मारा हमने। इसको समझाया भी था 2 बार पहले हमारे भाई सुंदर आसी ने, ये नहीं माना। इसने गुंडों वाली, बड़े गुंडों वाली फीलिंग ले ली और जो भी इस फायरिंग में शामिल था उन सबको मारेंगे। हमें सबका पता है कौन कहाँ है, कौन क्या है। तैयारी कर लो अपना अंजाम भुगतने के लिए। और अब इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, पहले वो आपको सुनाते हैं। ये आज सुबह लगभग 5:30 बजे की घटना है। 6 बजे के आसपास हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ एक लड़के के ऊपर कुछ 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे और वो फायरिंग करके चले गए। और लड़का नाम है, इसका नाम कपिल नाम है, लगभग 26-27 साल की उम्र है और ये जिम चलाने का काम करता है। अभी कोई ऐसी वजह सामने नहीं है सर। उसकी लड़के की मदर बता रही है कि उसने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन उनके साथ कोई डिस्प्यूट अभी वो नहीं बता रही। हरियाणा में जिम संचालक का मर्डर हुआ और उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। इसके अलावा दिल्ली के एक दूसरे जिम पर फायरिंग की गई, उसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ने ली है। बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए हैं। सलमान खान से दोस्ती बढ़ाने का आरोप लगाकर लॉरेंस गैंग ने दिल्ली में उनके जिम पर अंधाधुंध फायरिंग की है। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि यह फायरिंग सिर्फ गुरु रंधावा को डराने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि सलमान खान से लॉरेंस गैंग की दुश्मनी नई नहीं है। उनके करीबियों को अक्सर लॉरेंस गैंग धमकी देता रहता है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। हमलावरों ने जिम पर कम से कम 7 राउंड गोलियां चलाई हैं और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने मामले को दर्ज कर जबरन वसूली, गैंगवॉर और आपसी रंजिश समेत सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है। वारदात का पता तब चला जब सुबह करीब 5:15 बजे जिम के केयरटेकर वहां पर पहुंचे। जिम के शीशे टूटे हुए देखकर गोलियों के निशान पाकर उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच के लिए तुरंत फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए जिम के आसपास और भागने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है। मामले की तफ्तीश के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। पुलिस इस मामले को फिरौती, गैंगस्टरों की आपसी रंजिश और बालिगों की किसी निजी दुश्मनी के एंगल से जोड़कर देख रही है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया और बदमाशों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर गायक गुरु रंधावा है, क्योंकि वो सलमान खान के करीबी हैं। यह दावा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए किया गया है। अब देखिए, 2 राज्य में 5 सेकंड में कई राउंड फायरिंग की गई। अब लॉरेंस बिश्नोई की गोली और गायक गुरु रंधावा पर निशाना। जय महाकाल, जय श्री राम, राम राम सभी भाइयों को ये कहा गया है और ये पोस्ट में लिखा गया है। 24 फिटनेस दिल्ली में गुरु रंधावा का जिम है जो फायरिंग हुई है और मैंने अनिल पंडित यूएसए और लॉरेंस गोप ने की है, मतलब इसकी जिम्मेदारी भी ले ली गई है। ये सलमान खान से कुछ ज्यादा ही करीबी हो रहा था। इसे हमने पहले समझाया भी कि इससे दूर रहो, लेकिन ये हमारा दुश्मन है और इसको समझ में नहीं आया, इसलिए हमने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। अब इस खबर के बाद अब रुक करते हैं अयोध्या से उस बड़ी खबर का जिसकी चर्चा कई दिनों से पूरे देश में हो रही है। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, लेकिन अब इसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवालों ने देश की राजनीति और धार्मिक जगत दोनों में हलचल पैदा कर दी है। आरोप है कि राम मंदिर के दान पात्र में चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के चंदे में गड़बड़ी की गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो राम मंदिर ट्रस्ट आरोपों को खारिज कर रहा है, जबकि जांच और ऑडिट की चर्चाएं तेज हैं। इस मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और इतने पवित्र काम के लिए अगर चंदा चढ़ावा या चढ़ावा में चोरी होगी तो शिकायत तो होगी, जायज़ है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि वहां पर चढ़ावे को लेकर के आपस में मनमुटाव है, शिकायतें हो रही हैं और एफआईआर दर्ज कराने तक की बात चल रही है। और अब इस मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। जो कुछ भी है, अगर है तो इसकी जांच अच्छे ढंग से होना चाहिए और जो दोषी पाए जाए उनको दंडित किया जाना चाहिए। और हमें विश्वास है मुख्यमंत्री जी हमारे ईमानदार व्यक्ति हैं, इस पर जरूर कुछ करेंगे। ये तो सारा समाज जानता है। किसी के होटल लखनऊ बन रहे हैं, किसी कहीं बन रहा है, कहीं बन रहा है, कहाँ से पैसा आता है? ये भी जानकारी करना चाहिए, दंडित करना चाहिए ऐसे लोगों को। जो साइकिल पर चलने जिसके ठिकाना नहीं है, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उनकी कितनी बिल्डिंगें बनी, अब नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। तो वहाँ तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहाँ तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहाँ तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहाँ चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है।
कभी समय आएगा तो बोलेंगे। अखिलेश यादव जी के ट्वीट को ना तो यूपी की जनता सीरियसली लेती है, ना उस पे किसी को विश्वास होता है। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है और इस तरह के आरोप उस आस्था और श्रद्धा पर चोट पहुंचाते नजर आ रहे हैं।